जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू लेके चल सकते हैं। आखिर ये ग्लोबल मार्केट्स में हो क्या रहा है, जहां पे इस वक्त अगर हम दुनिया भर के बाज़ार देखें तो 600-700 पॉइंट नीचे से कम पे बात कर ही नहीं रहे हैं। यूएस की अगर हम बात करें 700 पॉइंट नीचे, नास्डैक में लगभग 450-500 पॉइंट की गिरावट। जापान के मार्केट जिसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पे दी थी कल, लगभग 6% के आसपास की गिरावट। और ज़्यादा डरावनी बात क्या है कि जहाँ पे ये बंद हुआ है 35,200 के आसपास, इसके जो फ्यूचर्स हैं इससे भी 1200 पॉइंट नीचे चल रहे हैं। तो और 3 से 4% मंडे को जो है एक गैप डाउन जो है जापानीज़ मार्केट में फ्यूचर्स में डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ये सब क्यों हो रहा है? क्या रिसेशन का फियर जो बता रहा है इस वक्त अमेरिकी बाज़ारों में प्रेशर, और कौन सा रिसेशन का इंडिकेटर है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल एनालिस्ट जो है वो नज़र रखे हुए हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स की, और ग्लोबल मार्केट्स में मेरे पास जो सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट आप लोगों के सामने है वो है अमेरिका का बाज़ार। ठीक है, और अमेरिका का बाज़ार अगर आप देखो 2% से 3% के आसपास की गिरावट अमेरिकी बाज़ारों में हमें देखने को मिली है। अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें, वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर है, और ये चीज़ हमें डेफिनेटली दिखाई दे रही है। हमें प्लस अमेरिकी बाज़ारों को इस वक्त किस चीज़ का डर जो है वो सता रहा है, वो है रिसेशन का। और रिसेशन का डर जो स्पार्क हुआ है वो स्पार्क हुआ है इनके जॉब्स डेटा से। फ्राइडे को, मतलब कल, अमेरिका का जॉब्स डेटा आया। एक्सपेक्टेशन थी 1,75,000 जॉब्स जो है वो ऐड होंगी। इकोनॉमी में ऐड हुई केवल 1,14,000 जॉब्स। इसका मतलब जो जॉब्स ऐड हुई वो काफ़ी ज़्यादा लोअर थी एक्सपेक्टेशन से। इस वजह से अमेरिकी बाज़ारों में काफ़ी अच्छा प्रेशर जो है वो देखने को मिला। अभी एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक इंडिकेटर, इस इंडिकेटर को कहते हैं द सैम रूल रिसेशन इंडिकेटर। ये यूएस फेड की एक वेबसाइट है, यूएस फेड सेंट लुइस एक वेबसाइट है। ये इंडिकेटर ने हमेशा जो है रिसेशंस को प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, इस इंडिकेटर ने रिसेशंस को प्रिडिक्ट किया है। और ये जो हम एरिया देख रहे हैं, ये रिसेशन का टाइम हमेशा से हमें दिखाया गया है कि इस टाइम पे रिसेशन आया था। ये जो ग्रे एरिया आप देख रहे हो ना, ग्रे एरिया देख रहे हो, ग्रे एरिया देख रहे हो, ग्रे एरिया देख रहे हो, यहाँ पे रिसेशन हमें आता हुआ दिखाई दिया था। लास्ट 2 इंस्टेंसेस कहाँ पे हमें देखने को मिले थे? सबसे पहले तो कोविड वाले को अगर हम निकाल देते हैं, कोविड वाले में एक माइनर रिसेशन आया था। उसके बाद मार्च में ही फेड ने मनी प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी और रिसेशन से इकोनॉमी को निकाला था। लास्ट टाइम जब ये हुआ था 2008 में हुआ था, जब इसकी जो रीडिंग होती है वो 0.50% से बढ़ जाती है। 0.50% से अगर इसकी रीडिंग बढ़ जाती है तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है। ये जाने का इंडिकेटर नहीं होता कि जाएगी, ये बताता है कि इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है। 2007-8 में ऐसा हुआ था, जब हमने देखा नवंबर दिसंबर में, जब इसने 0.5 का ये एरिया क्रॉस किया और इकोनॉमी रिसेशन में गई। अगर हम देखें 0.5 का इसने 2000 में क्रॉस किया था और उसके बाद इकोनॉमी रिसेशन में गई। उसके बाद यहाँ पे 1990s में जो एक रिसेशन आया था माइनर अमेरिका में, उसका जो है वो इसने प्रिडिक्शन किया था। 1981 में इसका प्रिडिक्शन किया था, और ये अब दोबारा से 0.5 के ऊपर निकल रहा है, द सैम रूल रिसेशन इंडिकेटर। इस वजह से ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त पैनिक की सिचुएशन है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हिस्ट्री में। बहुत रेयर होगा, आप अगर थोड़े बहुत, एक ये एरिया होगा यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, बट यहाँ पे भी पीक में 0.5 तक ही गया था। 0.5 के ऊपर नहीं गया ये, और रिसेशन हो और ये 0.5 के ऊपर हो। इस बार ये 0.5 0.3 जो है इसने ब्रीच कर दिया है। इसका मतलब ये इंडिकेटर तो दर्शा रहा है कि हम लोग रिसेशन में हैं। इसी वजह से अगर आप देखो, इस वक्त अगर आप किसी भी ग्लोबल वेबसाइट को खोलते हो या फिर अमेरिकी बाज़ारों की किसी भी वेबसाइट को खोलते हो, आपको यही चीज़ दिखाई देगी कि
हर जगह इसी चीज़ का फियर है कि रिसेशन आ रहा है, तो इस वजह से ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या ये सडन कोलैप्स कर देगा मार्केट को? ठीक है, रिसेशन अगर आ रहा है तो सडन कोलैप्स हो जाएगा क्या, या फिर क्या इंडियन मार्केट्स को कोई फ़र्क भी पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो SIP वाले हैं, भरे हुए हैं। SIP वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, गैप डाउन हो रहा है, होने दो, जो हो रहा है होने दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बट अगर ग्लोबल सिचुएशन एस्केलेट होती है, आपके पास ईरान इजराइल की वॉर चल रही है, आपके पास ग्लोबल रिसेशन के फियर्स हैं, आपका जॉब्स डेटा कमज़ोर है, जापान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन सारी चीज़ों को अगर देखोगे तो देर आर गोइंग टू बी टाइम जहाँ पे आपको एक फ़ैसला लेना पड़ेगा, हाँ यार यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। SIP बाय द डिप हर वक्त काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ लेवल्स उस चीज़ को लेकर डिसीजन लेने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है, मान लीजिए 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल बाद आपको निफ्टी 30,000 पे मिलेगा। बट वही चीज़ है कि आपका व्यू कितने बार का है। तो अब हम नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा लेवल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंटर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, सब कुछ यहाँ पे मैं प्रोवाइड आपको करता हूँ। फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैं लगाऊंगा। 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं लगाता हूं तो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी निफ्टी जो है 100 से 125 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा और क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आएगा वो डेली टाइम फ्रेम पे निकल के आएगा। और वो डेली टाइम फ्रेम का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,540-50। ठीक है, अगर कितना भी गैप डाउन होता है, कई लोग क्या होता है ना, इतना अगर उन्हें चीज़ें बता दो, इंडिकेटर बता दो, रिसेशन के बारे में बता दो, वो गैप डाउन होगा वो सेल कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। सेल अगर करना है तो लेवल देख के करना है। तो लेवल कौन सा है हमारा लेवल है पिवट लेवल, जो मंडे के लिए हमारे लिए काम आएगा और अगले हफ्ते भी काम आएगा। वो है 24,540 का। 24,540, 24,550 20 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, 20 EMA है। और अगर 20 EMA के नीचे निफ्टी जो है वो सस्टेन करना स्टार्ट करता है मंडे के सेशन में, तो हम लोगों को एक डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर रहता है तो गैप डाउन पे सेल नहीं करना है। अगर गैप डाउन होने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बनाता है इस टाइप का, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर गिरता है, या फिर ऐसा एन पैटर्न बना के गिरता है, या फिर कुछ यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बना के गिरता है, तो हम सेल करेंगे इस लेवल के नीचे, जो कि है 24,540 से 550 की रेंज। इस लेवल को ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग और क्रिटिकल सपोर्ट होता है जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट जो है फर्स्ट टाइम 20 EMA को टेस्ट करता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है अगले हफ्ते के लिए। ऑलराइट, बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स के लिए क्या है, ठीक है, सिमिलर है। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं बैंक्स के लिए, तो बैंक्स के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। बैंक्स ने ऑलरेडी अपना 20 EMA तोड़ा हुआ है और 50 EMA के आसपास जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो मेरे लिए जो बैंक्स के लिए सबसे बड़ा और क्रिटिकल लेवल होगा वो ये बिग बुलिश कैंडल का लो। ठीक है, ये जो हमारी बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी, कब बनी थी ये बनी थी हमारी फ्राइडे को 26 जुलाई को, जहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम बैंक्स में आया था। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इस लो को ब्रीच करता है मंडे के सेशन में, तभी गैप डाउन पे आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि अभी तो 100 से 125 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। अब मान लीजिए डाउ फ्यूचर्स परसों जो है वो 100-200 ऊपर होते हैं, तो हो सकता है इतना बड़ा गैप डाउन हो ही ना। उस हिसाब से फिर हम स्ट्रैटेजी मंडे को, मैं सुबह आपको लेवल्स अपडेट तो करता ही हूँ, अगर डाउ की वजह से, डाउ फ्यूचर्स की वजह से लेवल्स चेंज होते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट एक चीज़ आपको क्लियर रखनी है, जो मेजर सपोर्ट है वो है 50,450 के आसपास। उससे पहले एक माइनर सपोर्ट आता है 50,930 पे। ठीक है, 50,930, 950, 50,930, 950 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो उसके बाद ये सीधा इसके पास जाएगा 50,475 के आसपास। यहाँ तक की जगह आपको देख के रखनी है ऑन द डाउन साइड में। ये बैंक्स के ऊपर व्यू जो है वो निकल के आ रहा है। निफ्टी फाइनेंस, ठीक है, निफ्टी फाइनेंस को अगर आप देखो, इसकी रेंज और ज़्यादा स्क्वीज़ हो गई है। हम लोग फ्राइडे के सेशन में बात कर रहे थे, इसकी रेंज स्क्वीज़ हो रही है। लो भैया, इसकी रेंज तो जो है अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्क्वीज़ हो चुकी है। अब ये मूव देने को तैयार है। अब ये मूव किधर को दे सकता है, आइदर साइड।
नीचे की साइड अगर इसको मूव देना है तो 23,250 ये लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो हमें नीचे की साइड का ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर ये 23,450 के ऊपर जाता है तो हमें ऊपर की साइड का ब्रेकडाउन मिलेगा। तो जिस साइड का भी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हमें मिले उस साइड का लेवल हम प्ले करने की कोशिश करने वाले हैं। निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी मिड कैप अगर हम देखें तो एक बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट था लगभग 12,600 का, उसके आसपास ही बंद हुआ है। तो मंडे को अगर ये 12,600 के नीचे खुलता है, ठीक है, 12,600 के नीचे खुलता है और 12,475 के लेवल्स को तोड़ता है, 12,475 के लेवल्स को तोड़ता है, 475 480 के लेवल्स को तोड़ता है, तो हम लोगों को एक तगड़ा जो है वो डाउनफॉल देखने को मिल सकता है मिड कैप्स के अंदर। क्योंकि अमेरिका में भी फ्राइडे को मिड कैप्स बहुत बुरी तरीके से लगभग 0.4% के आसपास ठुके हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर थोड़ी नज़र रखनी होगी, कस के नज़र रखनी होगी, क्योंकि इनकी बुरी तरीके से पिटाई हो सकती है। रिसेशंस में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो मिड कैप स्मॉल कैप्स होते हैं इनकी सबसे ज़्यादा धुनाई होती है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर रिसेशन आता है तो मैं तो यही पे प्रे करूँगा भाई, एज अ बोलते ना बॉर्न बुल, मैं जो है नहीं चाहता कि रिसेशन आए या चीज़ें आए, बट जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं झूठला तो नहीं सकता ना, उस चीज़ का सच मेरे को आपके सामने रखना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। तो निफ्टी मिड कैप को आपको इन लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है, 12,475। अगर इसके नीचे जाता है गैप डाउन के बाद तो हम फ्रेश शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। ये एक बड़ा पिवटल लेवल हमारे लिए होना चाहिए फॉर सपोर्ट, ठीक है। अगर हम विक्स की बात करते हैं, अराउंड 10.5% के आसपास, 11.25% के आसपास विक्स बढ़ा है। अमेरिका में 26% विक्स बढ़ा है एक दिन में। एक बार के लिए ये 50% था, बट एंड में थोड़ा विक्स कूल ऑफ हुआ, तो विक्स तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स मैं लाऊंगा आपके सामने, एक ग्रीड एंड फियर इंडेक्स होता है, ये ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए और अमेरिकन मार्केट्स के लिए ही होता है। बट इसमें अगर हम देखें तो अभी भी जो स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ है वो एक्सट्रीम ग्रीड और न्यूट्रल के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी जो गिरावट आ रही है वो सिर्फ हैवी वेट्स में आ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स नीचे आ रहे हैं। स्टॉक्स का जो प्राइस है ओवरऑल, टोटल जो प्राइजेज हैं ओवरऑल स्टॉक्स के, वो अभी भी हाई हैं, अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड के लेवल पे हैं। तो जब तक आपको ये सारे एक्सट्रीम फियर्स में ना दिखें तब तक हो सकता है बाज़ार में बॉटम लगता हुआ ना दिखे हमें कुछ दिन के लिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह होंगे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।